Hello everyone, this is Dr. Kushal Kapadia, Assistant Professor at School of Science, RK University. So, आज हम आपको केमिस्ट्री के कुछ ऐसे एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं और मेरे कलीग्स डॉक्टर गौरांग दुबल ने साथ में बैठ के ये डिसाइड किया कि हम 12th साइंस स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि जो उसकी अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है उसमें वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। उसके लिए हमने ऑर्गेनिक के टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक के जो टॉपिक है उसमें जो ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं, जो लंबी लंबी रिएक्शन आती है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं जो हम आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। Yeah, the topic is based on the haloalkanes, haloarenes, and ethers, right? So let me go to first slide or first questions. So the first question is the based on the IUPAC nomenclature of 3-ethyl, 4-hydroxy, 4-methyl hex 3 in 5 ionic acid. चलो नाम से पता चल जाता है, एक तो इसमें एसिड फंक्शनल ग्रुप है, राइट? इन है, दैट मीन्स के डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप भी है। हमें क्या देखना है? तो हमें एक सिंपल रूल पता है कि एसिड का कार्बन ऑलवेज फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। चलो एसिड के कार्बन जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सब ऑप्शन में एसिड को हम फर्स्ट बोल देते हैं। चलो सेकंड रूल्स क्या है? लॉन्गेस्ट चेन, जो चेन हम पसंद कर रहे हैं वो सबसे लंबी होनी चाहिए। चलो तो अब अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो आंसर होगा उसका सी। कैसे आया ये सब? तो हम सॉल्यूशन में जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन फर्स्ट आएगा, OH हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है सेकंड आएगा, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। चलो हम फिर से उसका आयुपैक नेम पे चले जाते हैं। तो 3 इथाइल, चलो 1 2 3 थर्ड नंबर पे इथाइल ग्रुप है, वो हम फुलफिल कर पाते हैं। सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फोर्थ नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? तो वो फिफ्थ नंबर पे कार्बन पे है। चलो अब हम ये डिसाइड करते हैं कि इन आया है, मीन्स के हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप है, इथाइल फंक्शनल ग्रुप है और मिथाइल है। तो हमने पहले क्या बताया है? इथाइल ग्रुप। क्यों? तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आएगा, उसके बाद में हाइड्रोक्सी आएगा और उसके बाद मिथाइल आएगा। ठीक है यहाँ तक? सो हमारा आंसर होगा इसमें सी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। So question ऐसा है कि among the following ether, which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI? HI को आप सब जानते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड, उसका काम क्या रहता है? तो हम जनरली क्या करते हैं, HI से उसका इथर लिंकेज है वो जनरली ब्रेक होता है। चलो इथर लिंकेज कैसे ब्रेक होता है? तो हम क्या करते हैं, सिंपल रूल है, इथर लिंकेज वहां से ब्रेक करो जिसमें अगर टर्शरी कार्बन पॉसिबल हो 3 डिग्री तो वो पहले ब्रेक करना चाहिए। चलो 4 ऑप्शन में से हमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब हम कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक करने से टर्शरी कार्बन मिलता है। हाँ सेकेंडरी वाला अगर हम ऑप्शन सी पे चले जाएंगे तो वहां पे हम CO बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वहां पे कौन सा मिलता है? सेकेंडरी मिलता है। लेकिन अगर हम डी में चले जाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि CO बॉन्ड हम ब्रेक करने से जो कार्बन मिलता है वो कौन सा है? टर्शरी कार्बन है। वन मोर थिंग, HI क्या है? हाइड्रोआयोडिक एसिड, एसिड है, एसिड का काम क्या रहता है? तो एसिड जनरली डोनेट दी H+। अगर उसके मैकेनिज्म में जरा सा देख लेते हैं तो मैकेनिज्म में क्या रहेगा? HI है वो पहले H+ डोनेट करेगा, वो कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के पास एक 2 लोन पेयर होगी, उसमें से एक लोन के पेयर के साथ H+ अटैच हो जाएगा। चलो ऑक्सीजन तो बहुत बुरा आदमी है, उसके पास वो पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा? पास वाले बॉन्ड में से जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेके एजेमिथल तरीके रिलीज हो जाएगा। बाकी बचता है कार्बोकेटाइन। नाउ एज वी नो दैट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। हमारे पास H चला गया, पीछे क्या बचा है? I-। सो नाउ I- attack on that carbocation and it gives tertiary butyl iodide group, right? So our answer is C. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction most readily? चलो SN1 रिएक्शन आपको पता है
सबको पता है SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। उसकी दूसरी खासियत क्या रहेगी, SN1 में ऑलवेज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग मटेरियल में होगी वही कॉन्फ़िगरेशन फाइनल प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। चलो, हमें ये पता है कि SN1 रिएक्शन हमें फास्टर देना है, तो कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप सब में कॉमन है, चेंज कहाँ पे है, तो हेलोजन में। अब हमें ये पता है कि आयोडीन है उसकी साइज सबसे बड़ी होगी, बड़ी साइज के हिसाब से वो पहले और इजीली मोलेक्यूल में से लीव होगा। इज इट ओके? और वैसे भी हमें एक ऑर्डर भी पता है कि SN1 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर जो रहता है वो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी रहता है। सब टर्शियरी तो है ही, तो हमें क्या देखना था कि हमने कौन सा अल्काइल हैलाइड और कौन सा हेलोजन यूज किया है वो हमें देखना था। तो हमारे पास यहाँ पे है 4th नंबर पे डी पे आयोडीन। आयोडीन की साइज ज्यादा होने की वजह से वो बाकी सब ऑप्शन के हिसाब से वो पहले लीव करेगा। दैट मीन्स जो आयोडीन वाला हमारा ऑप्शन है वो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। किस में से, तो अल्कोहल में से। सो करना क्या है, OH का रिप्लेसमेंट सिंपली हमें हेलोजन से करना है। चलो, हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में सब देखा है कि हम PCl5 है उसके हिसाब से उसको यूज करके हम क्लोरीनेट कर सकते हैं। PCl3 है, क्लोरीन इजीली देगा। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, वो भी क्लोरीन देगा। लेकिन NaCl का हमें पता है नहीं, क्योंकि NaCl कभी भी अपना क्लोरीन देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि NaCl है वो आयोनिक कंपाउंड है, उसका क्लोरीन डोनेशन के हिसाब से कोई रोल होगा नहीं। सो हमारा करेक्ट आंसर है डी। क्यों, तो डी जो है NaCl वो कभी क्लोरीन डोनेट करके वो एल्काइल हैलाइड नहीं बनाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अमोंग द चॉइस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड द लीस्ट रिएक्टिव ब्रोमाइड इन SN2 रिएक्शन। बच्चों एक बात सही तरह से हमें पहचाननी है कि पहले तो हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे हमें दिखाया गया लिस्ट रिएक्टिव, दैट मींस वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट स्पीशीज व्हिच हैव वेरी लेस रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्शन का अगर हम ऑर्डर में चले जाते हैं तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगर आपके पास ऐसे अल्काइल हैलाइड हो जिसमें प्राइमरी आता है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन में देखते हैं 3 हमारे पास है, A, C और D, जिसमें हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। दैट मीन्स कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हमें कौन सा आंसर आप देना है, लिस्ट रिएक्टिव। लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा, बी। क्यों बी, बिकॉज दैट इज दी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो हमें ऑर्डर पता है SN2 में अल्काइल हैलाइड की चॉइस डिपेंड ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो हम ये बोल सकते हैं कि ए वाला जो बी वाला है वो सेकेंडरी है एज कंपेयर टू रिमेनिंग 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है वो सेकेंडरी है, उसके हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी बहुत 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 ही लेस होगी। यहाँ तक ठीक है। तो हमें सिंपली क्या याद रखना है, वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर कहाँ पे, SN2 रिएक्शन में उसका ऑर्डर कौन सा होएगा वो हमें डिसाइड करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। The correct order of reactivity towards nucleophilic substitution reaction। हमें क्या करना है, वन न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना है। चलो बहुत इजी बात है। हमें पता है कि आयोडीन है वो लिविंग ग्रुप है। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स साइज। साइज में बड़ा होगा उसके हिसाब से उसकी जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। नो डाउट ऑल हेलोजन आर गुड लिविंग ग्रुप, बट उसमें से आयोडीन की बड़ी साइज होने की वजह से वो बेस्ट लिविंग ग्रुप के हिसाब से काम करेगा। और वही रीजन है कि आयोडीन को आप किसी और न्यूक्लियोफाइल से इजीली रिप्लेस करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। सही बात है। तो हमें याद क्या रखना है, आयोडीन उसकी साइज बड़ी है तो पहले निकलेगा, सिंपल थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्टेरिक्स इज एसिमेट्रिक। चलो नया वर्ड क्या है, एसिमेट्रिक। ऑफ कोर्स है, नया नहीं है। एसिमेट्रिक मींस कायरल। कायरल किसको बोलते हैं, कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, तो ऐसा कार्बन जिसकी
all four valency is occupied by different atom or group of atom. थोड़ा सा सिंपल कर दे, ऐसा कार्बन ले लो कि जिसकी 4 वैलेंसी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम और सिंपली एटम, सपोज कि हाइड्रोजन है उसको हम एटम बोल सकते हैं, OH है उसको हम ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं, तो वो आपका रह गया किराल कार्बन, राइट। चलो नेक्स्ट, तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो फोर्थ वाला है वो किराल कार्बन है। फर्स्ट वाला किराल कार्बन है वो भी है, सेकंड वाला भी। हमारे पास किराल कार्बन कौन सा नहीं है? थर्ड वाला जो कार्बन है वो हमारा किराल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसका जो कार्बन है उसकी दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। कंडीशन क्या है? ऑल फोर वैलेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय other atom or group of atom. So your answer is B. जो B वाला है वो कायरल है नहीं। कायरल मीन्स एसिमेट्रिक। सेम वर्ड हो गए हमारे। चलो, तो एक बात तो हो गई एसिमेट्रिसिटी और कायरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो बहुत इजी है। हमें क्या पूछा गया है कि which of the following structure is enantiomeric। enantiomeric मतलब क्या है? तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन्स एक के ऊपर एक आप लगा नहीं पाते। नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक के ऊपर एक आप लगा पाएंगे नहीं, लेकिन वो दोनों क्या रहनी चाहिए? मिरर इमेज। चलो थोड़ा सा सिंपल करते हैं। एनांशियोमेरिक क्या करते हैं? तो कि आप क्या सिंपली करेंगे? रोटेशन करेंगे। कितना रोटेशन करेंगे? 180 डिग्री। कैसे करेंगे? इन प्लेन करेंगे। कैसे करेंगे? इन प्लेन करेंगे। दैट मीन्स के आप ऐसे रोटेशन करना है कि दो फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रहेंगे, बाकी के दो फंक्शनल ग्रुप 180 डिग्री रोटेशन लगाएंगे। सपोज के हम ए ऑप्शन में देखते हैं, डायरेक्टली ए ऑप्शन ही देखते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन को ऐसे रहने देते हैं जैसे थे और उसको 180 डिग्री रोटेशन दे दें। दैट मीन्स क्या होगा? जो इथाइल ग्रुप आउट ऑफ प्लेन था, डैश में था, वो कहाँ चला जाएगा? CH3 की जगह पे। दैट मीन्स के वो कहाँ पे आ गया? प्लेन में आ गया। CH3 जो प्लेन में था वो कहाँ चला जाएगा? आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये बात सही है, वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो वो क्या हो गया? और एनांशियोमेरिक में क्या देखते हैं? अगर आपका एक मोलेक्यूल R है तो उसका दूसरा एनांशियोमर, दूसरा आइसोमर S होना चाहिए। अगर हम ए मोलेक्यूल की कायरलिटी डिफाइन करते हैं, वो R आता है, तो उसके एक ही अगर डिफाइन करेंगे तो वो S आएगा। सो हमारा सही ऑप्शन होगा ए। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन से उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R2S और S2R आ जाता है। अगर और भी इसको सिंपल करना तो क्या सिंपली करेंगे? एक RS नोमेनक्लेचर कर दो, बाकी 4 का RS नोमेनक्लेचर कर दो। R2S हो रहा है तो वो उसका एनांशियोमर हो जाएगा। R2R हो रहा है तो एनांशियोमर नहीं है, लेकिन वो क्या है? आइडेंटिकल है। R2R S2S कर देता है ना, R और S नोमेनक्लेचर उसके हिसाब से। चलो ए उसका हो गया एक्सप्लेनेशन। 180 डिग्री रोटेशन हम देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो एनांशियोमर है या नहीं है। दूसरी कंडीशन हमने क्या डिफाइन की? अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो ए मोलेक्यूल है उसका R है, अगर उसका दूसरा आइसोमर हम चेक करेंगे तो वो क्या रहेगा? S रहेगा। ठीक है, R2S S2R आना चाहिए। चलो नेक्स्ट का जो MCQ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसे देखा जाए तो इजी भी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है C8H9Br, मीन्स के हमारे पास Br है, उसको क्या करना है? AgNO3 के साथ रिएक्शन करना है। तो हमें पता है कि कोई भी Br है उसका AgNO3 के साथ रिएक्शन तो AgBr मिलेगा। AgBr क्या रहता है? वो प्रेसिपिटेट में रहता है, आउट शेप में रहता है, तो वो प्रेसिपिटेट के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्रोमीन होगा वो प्राइमरी कार्बन के साथ और वी कैन से दैट CH2 के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो AgBr फॉर्म करेगा नहीं। मींस कि हमें एक पता चल गया कि जो ब्रोमीन है वो कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच है नहीं। चलो अब दूसरे में जाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ए मींस क्या था? C8H9Br, उसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना। मिल क्या रहा है? एसिड। चलो यहाँ तक तो थोड़ा कंफ्यूजन लगा था। अब आगे चलते हैं। एसिड का हम क्या करते हैं?
एनहाइड्राइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हीटिंग। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई। जब हम एसिड का एनहाइड्राइड बनाते हैं तब एक कंडीशन रहती है कि 2 COH ग्रुप चाहिए हमें, तो ही उस एसिड का एनहाइड्राइड बनेगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हमारे पास CH3COOH है, दो एसिटिक एसिड मिला के हम उसमें से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। तो अब हमें पता क्या चला कि 2 COOH ग्रुप बेंजीन रिंग में हो गए। ऑप्शन के हिसाब से हम तो बोल सकते हैं कि 2 COOH ग्रुप बेंजीन रिंग में है, लेकिन वो कहाँ होने चाहिए? तो एक कंडीशन हमें मिल गई कि दोनों COOH ग्रुप 1 और 2 पोजीशन में रहने चाहिए, जिसके पास पास के बेंजीन रिंग के कार्बन के पास हो गए। ऐसी पॉसिबिलिटी विचार देखिए इस ऑप्शन में से कि दो कार्बन पास पास में हो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है, दो कार्बन पास पास में है। पहले वाली कंडीशन में क्या डिसाइड किया था कि ब्रोमीन है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, लेकिन किसके साथ है? कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरे जो रिएक्शन था एनहाइड्राइड फॉर्म करता है, उसके हिसाब से हमने क्या आइडेंटिफाई किया? दो कार्बन है जो COOH ग्रुप है बेंजीन रिंग के पास पास में है, मींस के 1-2 पोजीशन में है। तो जिसका जो सी ऑप्शन है वो हमारी दोनों ऑब्जर्वेशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ तक ठीक है? चलो थोड़ा सा डिटेल में रहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो सी था, ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप है और CH2Br है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, AgBr के प्रॉपर्टीज मिलेंगे। अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो जो प्रोडक्ट मिलेगी बी, उसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। COOH ग्रुप एट 1-2 पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, वो थैलिक एसिड कहलाता है। अगर 1-3 पे होगा तो हम उसको आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं। 1-4 पे होता तो हम उसको टरपथैलिक एसिड बोलते हैं, जो हम पॉलीमर में देखते थे टरपथैलिक एसिड। चलो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है, उसको हम सिंपली हीटिंग करेंगे। एक COOH में से H चला जाएगा, दूसरे COOH में से OH चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्री हो गया, और जो अब हमें मिला वो थैलिक एनहाइड्राइड मिल गया। दैट मीन्स के हमें जो ऑप्शन था उसमें से हमारा करेक्ट आंसर सी था। अगर आपको ए वाले रिएक्शन पता नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि AgBr बना रहा है, दैट मीन्स के वो ब्रोमीन CH2 या एलिफेटिक कार्बन के साथ होगा। एनहाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब दो कार्बन बेंजीन रिंग के 1-2 पोजीशन में होंगे। आप ऑप्शन देखें, सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलो, तो ब्लैंक इज नोन एज ए क्लोराल। चलो पहले नाम में से कुछ ये चलो हमें ये याद करने की जरूरत नहीं, हम नाम में से कुछ ढूंढते हैं। पहले नाम क्या है? क्लोराल, मीन्स के क्लोरीन है आपके पास। आल है, दैट मीन्स के क्या होगा? आल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा। तो आपको दो चीज पता चल गई, एक तो क्लोरीन है, दूसरा आल्डिहाइड है। अब क्लोराल में याद रखना है 3, क्लोराल में याद रखना है 3। हमें क्या देखना है? 3 क्लोरीन होने चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन बी, CCH3CHO। चलो ए और सी तो ऑटोमेटिक निकल ही जाते हैं क्योंकि आल लगा है, मीन्स के आल्डिहाइड होगा। ए और सी में क्या है? अल्कोहल है जिसमें हम ओल लगाते हैं, सी में कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें ओइक एसिड लगाते हैं, तो ए और सी ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। बाकी रहे बी और डी। हमने क्या हिंट लगाई? क्लोराल में 3 याद रखना है, मीन्स के 3 क्लोरीन हमें होने चाहिए। तो ऑप्शन में जो आंसर है वो है बी, राइट। क्लोराल का दूसरा नाम भी है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, और इट इज आल्सो नोन एज ट्राइक्लोरोइथेना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। चलो सैंडमेयर रिएक्शन की खासियत क्या रहती है? सैंडमेयर रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? क्योंकि हमें एराइल डायजोनियम सॉल्ट और कॉपर सॉल्ट, अब दोनों की जरूरत पड़ेगी। बेंजीन रिंग ऊपर NH2 एंड Cl, फॉर एग्जांपल BDS बाय बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। उसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे कॉपर आयोडाइड, कॉपर क्लोराइड, जिस कॉपर सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी। कॉपर सॉल्ट क्या काम करेगा? एज ए रिएजेंट तरीके, एज ए रिएजेंट और एज ए कैटलिस्ट, दोनों ही उसके फंक्शन रहेंगे। प्रोडक्ट क्या मिलती है? तो सैंडमेयर में याद रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन ऑलवेज गिव्स एराइल हैलाइड। हमें क्या मिलेगा? एराइल हैलाइड। एनिलीन, ऑप्शन ए में चले जाते, एनिलीन एराइल हैलाइड है ही नहीं। फिनॉल, वो भी एराइल हैलाइड नहीं है।
क्लोरोबेंजीन, यस, क्लोरोबेंजीन इज एराइल हैलाइड। चलो बेंजाइल क्लोराइड क्या है? तो क्या हमें पता है कि बेंजाइल क्लोराइड में बेंजीन के पास CH2 सील रहता है। क्लोरीन है वो बेंजीन के डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, लेकिन वो CH2 के साथ अटैच होता है, तो वो एराइल हैलाइड नहीं है। ठीक है, वो एराइल हैलाइड नहीं है, लेकिन क्लोरोबेंजीन जो है हमारे पास वो एराइल हैलाइड है। सो हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, बस याद रखना है सेम वेयर रिएक्शन और एराइल हैलाइड, सेम वेयर रिएक्शन एराइल हैलाइड, सिंपल है। शायद आपको पूछ ले कि कौन से रिएक्टेंट इसमें काम आएंगे, तो हमारे पता है हमें BDS, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म याद रखो, BDS बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, उसको हम एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा जो हमें जरूरत पड़ेगी वो क्या रहेगा? कॉपर सॉल्ट। तो कॉपर सॉल्ट एंड बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, प्रोडक्ट इज ऑलवेज एराइल हैलाइड। चलो दूसरा जो MCQ है वो, बाय विच रिएक्शन हेक्सेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन फ्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन रहते हैं? 3 रहते हैं। हमें क्या करना है? उसका डबल करना है। कैसे करना है? प्रोपेन है एलिफेटिक है, तो हमारे पास 3 रिएक्शन बहुत अच्छी है, वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक, ठीक है ना, बहुत अच्छी रिएक्शन है वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक। तो हमें पता है कि वो तीनों रिएक्शन में चेंज क्या है? एक रिएक्शन ऐसी है जो एलिफेटिक हैलाइड के साथ डीलिंग करती है, दूसरी जो रिएक्शन वो एरोमेटिक हैलाइड के साथ डीलिंग करती है, और तीसरा वो बोलते हैं ना कॉम्बो, तो एराइल हैलाइड भी है और अल्काइल हैलाइड भी है। ठीक है, सो वन फ्लोरोप्रोपेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम in presence of dry ether as a solvent, hexane is formed and this reaction is known as Wurtz reaction। मैंने अभी भी बोला Wurtz है वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ डीलिंग करेगी, फिटिक है वो एराइल हैलाइड्स के साथ डीलिंग करेगी, और Wurtz फिटिक जो है वो है कॉम्बो, एक रिएक्टेंट आपका अल्काइल हैलाइड होगा और दूसरा रिएक्टेंट है वो जो एराइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बो वाली बात नहीं है, एक सिंगल Wurtz वाली बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मिथाइल एंड 2 इन, दैट मींस कि हमें वो पता चला इन नोमेनक्लेचर के हिसाब से कि इसमें डबल बॉन्ड है, रिएक्शन करवानी है उसकी HBr के साथ। चलो अल्कीन, उसकी रिएक्शन हम सिंपली HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वो सिंपली मार्कोनी को फॉलो करेगा, मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो कार्बन के साथ ब्रोमीन का अटैच हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, कैसे? उसने क्या बता दिया? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जब हम पेरोक्साइड के साथ अल्कीन की HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब वो मार्कोनिकोव नहीं, लेकिन वो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, उसका रिएक्शन हमें करवाना है HBr के साथ, इसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड क्या करता है? एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करेगा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ में बता दिए, एक तो हम आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने मिलेंगे? तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या है? 2:n, 2:n। n क्या रहता है? तो n रहता है नंबर ऑफ किराल सेंटर, 2:n के हिसाब से n जो है वो नंबर ऑफ किराल सेंटर, नंबर ऑफ कैरल सेंटर। चलो प्रोडक्ट तो आ गई। जो मिथाइल के पास जो हाइड्रोजन वो जूम करके दिखाया गया है वो हाइड्रोजन है, तो वो एंटी मार्कोनी को फॉलो करते हैं, तो मोर नेगेटिव एलिमेंट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। चलो अल्कीन में 2 कार्बन है, एक कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, दूसरा जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्रोमीन का अटैचमेंट हाइड्रोजन वाले कार्बन पे होना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें 2 किराल सेंटर, 2 एसिमेट्रिक सेंटर मिल रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको आपके फॉर्मूला दिखाया 2:n, where n is the number of chiral center। so 2:n के हिसाब से टोटल जो स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होंगे वो होंगे 4। सो करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ तक के नेक्स्ट में चले जाते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन, बहुत इजी है, बहुत इजी। चलो
स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? एराइल ब्रोमाइड, और वी कैन से दैट ब्रोमोबेंजीन। मैग्नीशियम ईथर क्या काम करता है? सिंपली इट्स अ ग्रिग्नार्ड। सो हमें क्या करना है? ब्रोमीन और बेंजीन रिंग के बीच में सिर्फ मैग्नीशियम डाल देना है। तो फर्स्ट क्या हुआ? बेंजीन, उसके ऊपर Mg दिया। चलो अब हमें क्या करना है? उसका रिएक्शन D2O के साथ करना है। अब एक ही कंफ्यूजन रहेगा, आपको पता हो या तो D आएगा या तो OD आएगा, बस इसमें ही कंफ्यूजन रहेगा। दो ऑप्शन में तो आपने सिलेक्ट करे, या तो B है या तो D है। चलो MgBr जो होगा वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, तो हमें डालना क्या है? पॉजिटिव चार्ज डालना है ना। D2O में पॉजिटिव क्या रहेगा? D प्लस और D माइनस। समझ में आ रहा है? MgBr है वो पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग का जो पूरा पार्ट रहता है वो नेगेटिव चार्ज रहता है। हमें नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को अटैच करना है। D2O में H2O की तरह है, H2O में हम H प्लस बोलते हैं, OH माइनस बोलते हैं। D2O में सेम कंडीशन होगा, D प्लस रहेगा, OD माइनस रहेगा। हमें किसको ज्वाइन करना है? पॉजिटिव चार्ज वालों को। लगा दीजिए D। सो द आंसर इज B। चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। चलो हमें पता है SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? कार्ब कैटायन रहेगा। चलो हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बोरोन है। हमें ये तो पता है कि नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर इजीली किसी को डोनेट कर सकते हैं। किसकी कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। हमें ये तो पता है कि नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट करेंगे। किसको? किसी को भी। वो एरोमेटिसिटी में भी काउंट कर लो, किसी और एटम को डोनेट करना वो भी काउंट कर लो, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली डोनेट करेगा। यहाँ तक ठीक है? हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 यूनिन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। 2 स्टेप में होगा, मतलब कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट होने चाहिए। चलो थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड मॉलिक्यूल पे चले जाते हैं, तो बोरोन है वहां पे। बोरोन को तो हम पहचानते हैं ना, बोरोन क्या है? लेविस एसिड है, उसके पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं। मीन्स के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले रिंग क्या हो गई? एरोमेटिक हो गई। क्यों? क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके पास थे, प्लस 2 कहां से आए? नाइट्रोजन ने 2 दिए, तो वो एरोमेटिक रिंग हो गई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मींस के दोनों रिंग है वो कार्बोकैटायन जनरेट होने के बाद भी एरोमेटिक रहती है। चलो तो हम ऐसा बोल सकते हैं SN1 रिएक्शन है, पहले कार्बोकैटायन जनरेट होगा, तो जो ऑक्सीजन वाले रिंग है वो एरोमेटिक है, नाइट्रोजन वाले रिंग है वो भी एरोमेटिक है। लेकिन बोरोन वाले एरोमेटिक रिंग है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हकेल रूल जो आप बोलते हैं वो फॉलो हो रहा है नहीं। क्यों? उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने होने चाहिए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाला है, नाइट्रोजन वाली जो रिंग है, उसमें SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, बाद में फर्स्ट वाली और बाद में थर्ड वाली। कैसे बता सकते हैं हम? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से। कार्बोकैटायन आपको पता होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, दैट मींस के उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो आपने अभी भी हमने बात की कि नाइट्रोजन है उसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, कार्बोकैटायन को बहुत स्टेबलाइज कर दिया। यहाँ तक ठीक है? चलो नेक्स्ट में चले जाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एसिड HCl उसकी बात कर रहे हैं हम। कब बात करें? ROH में से RH बनाना है। हमें क्या करना है? OH का रिप्लेसमेंट किससे करना है? हेलोजन से। ये तो वही वाली बात हो गई ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली की। आयोडीन है वो साइज में बड़ा होगा, इजीली वो OH का रिप्लेसमेंट X से कर देगा। सिंपल था वो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाते हैं। विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? हमें क्या देखना है? बॉइलिंग पॉइंट। चलो सब में ब्यूटेन है, ब्यूटेन सब में है, चेंज कहाँ पे है? एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है और दूसरे में आयोडीन है। चलो इसका आंसर ए है। फोर्थ वाला सेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला।
सिंपल थिंग है, आयोडीन है वो साइज में बड़ा होगा, सबसे टेंशन बढ़िया होगा, तो उसके हिसाब से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा रहेगा, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का और सबसे कम ब्यूटेन का होगा। हम देखते हैं ना, ब्यूटेन जनरली गैसेस फॉर्म में रहेगा, ब्यूटेन है वो जनरली गैसेस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। और हम जब हेलोजन की साइज बढ़ा रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ईथर। हमें क्या करना है, ईथर की बात करते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लो एज कंपेयर टू अल्कोहल। इजीली बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ईथर को अगर आप हैंड पे रखे, हाथ पे रखेंगे और जरा से भी उसको पवन आएगी तो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, वो वेपर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो सही है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल के हिसाब से बहुत लो होता है। दूसरी बात, अल्कोहल में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करेंगे। इसका फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो क्लियरली सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले पे चले जाते हैं, रिएक्शन ऑफ ROH विद concentrated sulfuric acid in appropriate condition give ether। ये भी सही बात है, कोई भी अल्कोहल हो एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, ROR सिंपली इथर मिल जाएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं, इथर डज नॉट फॉर्म इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा की बात कर रहे हैं हम, इंटर नहीं बात कर रहे हैं। इंट्रा मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इथर के पास ऐसे फ्री हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेंगे कि जो इंट्रामोलेकुलर इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे। दैट मींस कि सी वाला तो गलत है, वो तो पक्का हो गया। लास्ट वन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज जनरली कैरिड आउट ऑफ ईथर। वो भी सही है, हमने अभी वो HI के साथ रिडक्शन रिएक्शन किया, रिडक्शन के हिसाब से हमें अल्कोहल मिल रहा है, इसके इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो जो हमारा इनकरेक्ट और नॉट ट्रू आंसर है वो है सी है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन व्हिच वन प्रोड्यूस एनिसोल। चलो पहले तो हमें एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनिसोल क्या रहता है, तो बेंजीन के ऊपर आप OCH3 लगा देते हो, वो आपका एनिसोल हो जाएगा। चलो फर्स्ट वाले रिएक्शन क्या थी, तो एसिटाल्डिहाइड मींस हमारे पास RD8 फंक्शनल ग्रुप है, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं रिग्नार्ड से। रिग्नार्ड में क्या रहता है, तो जनरली वो अल्कोहल देते हैं। रिग्नार्ड में हम जनरली क्या मिलता है हमें, अल्कोहल। यहाँ तक ठीक है। चलो दूसरा जो था वो फिनोल था। फिनोल का हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक बहुत इजी रिएक्शन है। फिनोल NaOH, फर्स्ट इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, पहले सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल आयोडाइड। क्या करेगा, Na रिलीज हो जाएगा और O के साथ CH3 चला जाएगा, क्या मिला, एनिसोल। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ना, सिंपली विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। थर्ड वाला जो रिएक्शन था वो था फिनोल, उसका हम FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करवा, तो वो कुछ नहीं देगा, वो सिंपली आपको सोल्ट देगा, वो सिंपली आपको सोल्ट देगा, कॉम्प्लेक्स देगा। सोल्ट तो नहीं बोल सकते उसको, अच्छी लैंग्वेज में उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कौन सा कलर होगा, वायलेट कलर, मींस के हमें उसमें भी एनिसोल मिल रहा नहीं है। लास्ट वन क्या था, बेंजीन के ऊपर CH3 जिसको हम टोल्यूइन बोलते हैं, उसकी रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अरे भाई ये तो क्या हो गया, ये तो FCR है ना, सिंपली फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। क्या होगा उसमें, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, CH3CO ग्रुप ज्वाइंट हो जाएगा। सिंपल थिंग है, टोल्यूइन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में COCH3 ग्रुप ज्वाइन था, उसमें भी हमें पता है कि पैरा प्रोडक्ट जनरली मेजर रहती है। क्यों मेजर रहती है, क्योंकि उसको स्टेरिकली हिंड्रेंस इफेक्ट करता है, तो उसके हिसाब से हमें जो पैरा प्रोडक्ट मिलेगी वो मेजर रहेगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फिनोल का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, उसका रिएक्शन हम मिथाइल आयोडाइड के साथ कराएंगे और उसको हमें मिलेगा एनिसोल। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, which compound react fastest with the solution of PON HCl and anhydrous ZnCl2।
चलो मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिए, मेरे साथ जो डॉक्टर गौरांग दुबल सर है वो कमेंट के सभी आंसर देंगे, ठीक है। तो कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको जितनी जल्दी हो सके उसका आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन हो आप डाल दीजिए। चलो ये बात हो गई कौन HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। अगर आपको याद हो तो ये हम ल्यूकास रिएजेंट की बात कर रहे हैं, कौन HCl विद ZnCl2 ल्यूकास। ल्यूकास का ऑर्डर तो हमें पता होना चाहिए कि जो टर्शरी है वो ल्यूकास टेस्ट सबसे फास्ट देंगे, उससे थोड़ी कम सेकेंडरी देंगे, तो ऑर्डर क्या हो गया, टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। चलो ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि जो सी जो हमारा ऑप्शन है टर्शरी है, तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा और हमें पता है कि वो ऑयली ड्रॉपलेट फॉर्म करता है, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि चलो जो टर्शरी हो वो ZnCl2 और HCl और वी कैन से दैट ल्यूकास रिएजेंट के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम व्हिच कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। चलो ये तो वो याद करने की ही बात हो गई कि हमें क्या करना है, ग्लूकोज टू इथेनॉल फॉर्म करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पता है कि जाइमेज की जरूरत पड़ेगी। तो जाइमेज है वो ग्लूकोज का इथेनॉल और CO2 में कन्वर्जन करेगा। चलो एक और क्वेश्चन है में से हो सकता है कितने मोल ऑफ इथेनॉल एंड कितने मोल ऑफ CO2 फॉर्म होगा, सो वी कैन से दैट 2 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 2 मोल ऑफ CO2 एक ग्लूकोज में से फॉर्म होगा। ये हम सिंपली बता सकते हैं रिएक्शन के हिसाब से। चलो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। चलो बात आती है एसिडिक। एसिडिक किसको बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन, ऐसा कोई भी रिएक्शन के जिसमें से H प्लस इजिली रिमूव हो, हम उसको एसिडिक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि HCl है वो एसिडिक है, क्यों भाई एसिडिक है, क्योंकि वो H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी है उसकी। चलो हमारे पास है मेटाक्लोरोफिनॉल, सिंपल फिनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, बेंजील अल्कोहल। चलो सब में देखो OH 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 ऐसा कुछ फंक्शनलिटी हमें मिलती है। हमें क्या देखना है, हम हमें वो तो पता है कि ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन को रिलीज करने देगा। लेकिन लेकिन हमें क्या देखना है, फास्टेस्ट मोस्ट एसिडिक कौन सा है, मीन्स कौन सा वाला OH अपना हाइड्रोजन इजीली किसी और को डोनेट करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा, अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देना पड़े, अगर ऑक्सीजन को OH में से जो ऑक्सीजन है उसको अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देना पड़े तब क्या होगा, वो क्या बोलेगा हाइड्रोजन को चलो भाई फटाफट यहाँ से निकलो। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर क्लोरीन के पास, ओ सॉरी वी कैन से दैट ऑक्सीजन के पास ऐसा कोई फंक्शनलिटी हो, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जो वो ऑक्सीजन के पास से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन को बोलेगा चलो भाई निकलो यहाँ से, हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दैट मीन्स कि एसिडिटी के ऑर्डर में हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। चलो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है मेटाक्लोरोफिनॉल उसमें क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेनॉल में है फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और वैसे भी साइक्लोहेक्सेनॉल है CH2 ऐसा सब होगा, वो क्या करते हैं डोनेटिंग इन्फ्लुएंस देंगे ना, तो वो तो अपना हाइड्रोजन इजीली देगा ही नहीं। बेंजील अल्कोहल में क्या रहता है, बेंजीनिक तो है लेकिन उसके साथ क्या है CH2OH है, CH2 मिथिलीन ग्रुप, वो क्या करेगा डोनेटिंग इफेक्ट देगा, तो उसका भी हाइड्रोजन इजीली निकलेगा नहीं। दैट मींस आंसर इज ए। अगर एक के बाद हम किसी और की बात कर सकते तो वो क्या आएगा, फिनॉल आएगा। अगर एक के बाद हमें को लगे कि दूसरा क्या कौन सा एसिडिक होगा तो क्या आएगा, फिनॉल। सो आवर आंसर इज ए, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ तक ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो OH अपना हाइड्रोजन इजीली निकाल देगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या बोलेगा ऑक्सीजन को चलो भाई थोड़े इलेक्ट्रॉन मुझे भी दे दो, ऑक्सीजन क्या बोलेगा हाइड्रोजन को चलो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम फटाफट यहाँ से निकलो, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
चलो हम वो बोल सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रो है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन अब क्या रहा, एक नाइट्रो मेटा पोजीशन पे है और एक नाइट्रो है वो पैरा पोजीशन पे है। तो पैरा पोजीशन पे अगर आपको याद हो तो रेजोनेंस इफेक्ट लगती है, लेकिन मेटा पोजीशन की रेजोनेंस इफेक्ट हम कंसिडर नहीं करते। मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में रेजोनेंस इफेक्ट लगती है, लेकिन मेटा पोजीशन में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ वाला पैरा पोजीशन वाला नाइट्रो है उसको विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा रहेगी, माइनस आर रहेगी, माइनस एच रहेगी और माइनस आई भी रहेगी। हाँ वो बात अलग है कि इंडक्टिव इफेक्ट उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ऑर्थो में रहेगी, लेकिन रहेगी माइनस आर। माइनस आर में आपको पता है कि आर ऑलवेज डोमिनेंट ओवर एच, एच ऑलवेज डोमिनेंट ओवर आई। अब ये क्या था सर, आप बोलते हैं ना, तो रेजोनेंस इफेक्ट की जो इफेक्ट रहती है वो हम पहले कंसिडर करते हैं, बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर करते हैं और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी। कैसे हमें पता चला, क्योंकि तो नाइट्रो वाला पैरा में है, बाद में मेटा में है, बाद में मिथाइल नहीं चलेगा ना, वो तो डोनेटिंग ग्रुप है। तो पहले विड्रोविंग आना चाहिए, फिर सिंपल बेंजीनिंग आनी चाहिए और फिर कौन सा आना चाहिए, डोनेटिंग। सो 4 3 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑर्डर। चलो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। चलो हमें अभी भी देखा ना, तो फिनोल उसका रिएक्शन NaOH के साथ करोगे क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, वेल नोन रिएक्शन है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। चलो अब थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं, CO2। CO2 क्या करता है, तो हमें पता है कि अगर आप किसी बेंजीन टाइप रिएक्शन मॉलिक्यूल की CO2 के साथ रिएक्शन करवा दे तो वो C डबल ग्रुप एंटर करेगा। कहाँ पे कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, वो ऑर्थो पोजीशन में ही करेगा। तो सिंपल रिएक्शन हम देख लेते हैं, तो कोल्बे रिएक्शन है वो सैलिसिलिक एसिड देगा। सैलिसिलिक एसिड किसको बोलते हैं, एक पोजीशन पे C डबल H ग्रुप होगा, दूसरे पोजीशन में OH होगा। हमने जो लास्ट में H3O प्लस यूज किया वो क्या करेगा, हमारे पास जो सोडियम फिनोक्साइड का ONA जो था, ONA बॉन्ड था उसको ब्रेक करेगा, O में से OH हो जाएगा, Na में से NaOH हो जाएगा। बाकी ऑर्थो पोजीशन पे C डबल ग्रुप तो हमें मिल ही गए हैं। तो जो प्रोडक्ट वो फॉर्म करेगा वो क्या रहेगी, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर, तो यहाँ पे X रहेगा सोडियम फिनॉक्साइड और Y रहेगा, Y रहेगा सोडियम फिनॉक्साइड, लेकिन उसकी ऑर्थो पोजीशन में C डबल O H ग्रुप आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, राइट, तो वो ONA का OH में कन्वर्जन करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स बेस्ट यील्ड ऑफ डाइअल्काइल ईथर ऑन बीइंग हीटेड विद ट्रेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें क्या करना है, अल्कोहल दिए है, हमें उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। सो हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल रेडिली फॉर्म ईथर, प्राइमरी अल्कोहल रेडिली फॉर्म इधर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ H+। सो प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास एक ही है C वाला, तो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ईथर फॉर्मेशन सबसे फास्टेस्ट होगा और वी कैन से दैट इट्स रेडिली बन जाएगा। चलो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज ए और एन, कौन से वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है। अगर सब्स्टिट्यूशन है और न्यूक्लियोफिलिक है तो SN1 है या SN2 है, तो हमें अभी भी बोल दिया कि जो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है वो क्या है, SN2 रिएक्शन है। एक सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं, तो RX मींस अल्काइल हाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड इट गिव्स ROR। सो Na प्लस का जो रिप्लेसमेंट है वो X के साथ हो जाएगा तो ROR बन जाता है। So we can say that it's a SN2 reaction. चलो the major product of the reaction between tertiary butyl chloride and sodium ethoxide। हमारे पास tertiary butyl chloride है और sodium ethoxide। चलो यहाँ पे जो सोडियम इथोक्साइड है वो क्लोरीन रिप्लेस करके खुद वहां पे नहीं चला जाएगा, लेकिन क्या करेगा, ये जो सोडियम इथोक्साइड है वो क्या करेगा, बेस का काम करेगा। बेस का काम क्या रहता है, they always abstract the proton। वो क्या करेगा, CH3 के पास जो प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। चलो एब्स्ट्रैक्ट हो गया,
H प्लस चला गया ना, तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, CH3 पे। अब हमारे पास क्या रहा, CH2 नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस देगा। मीन्स वो नेगेटिव चार्ज जो CH2 पे नेगेटिव चार्ज है वो नया बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड की जगह पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। अब हमें ये तो पता है कि जो क्लोरीन है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, अगर उसको मॉलिक्यूल में से आप निकालना चाहो तो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो सोडियम इथोक्साइड का रोल है वो याद रखना है कि वो बेस का रोल करता है, और कुछ यहाँ पे करेगा नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अल्किन फॉर्मेशन होगा वो तो पता ही था, लेकिन कैसे होगा वो उस आप रिएक्शन लिखोगे तो ही पता चलेगा। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, अपनी पेन चलानी है, स्ट्रक्चर लिखो कैसे होगा, पॉसिबिलिटी देखो, 4 ऑप्शन देख लो, कौन सा मोर सुटेबल है वो देखना है। लेकिन इस केस में हमें याद रखना है कि सोडियम इथोक्साइड जो है वो क्या है, बेस का काम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the product shown by reaction of methoxyethane with HI। methoxyethane मींस के इथर है, एक साइड आपका CH3 ग्रुप है, दूसरे साइड जो है वो CH2CH3 है। मींस एक साइड मिथेन है, एक साइड इथेन है, राइट। उसका रिएक्शन हम करवाते हैं HI के साथ। HI क्या करता है, तो इथर बॉन्ड क्लीवेज करता है। अब आपको ये याद रखना है कि हाइड्रो हेलोजन ऑलवेज गोज विद स्मॉलर ग्रुप्स ऑन क्लीवेज ऑफ इथर। हेलोजन किसके साथ जाएगा, जो ग्रुप स्मॉल हो, इथाइल और मिथाइल। तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि मिथाइल ग्रुप इज स्मॉलर वन एज कंपेयर्ड टू इथाइल। मिथाइल ग्रुप जो है वो स्मॉल है, साइज में स्मॉल रहेगा। तो आयोडीन है वो किसके पास जाएगा, मीथेन के साथ। एक प्रोडक्ट आपको मिलेगी इथेनॉल, दूसरी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो है CH3I। ठीक है, यहाँ तक इसमें आपको याद रखना है, भूलना मत। हेलोजन गोज विद स्मॉलर ग्रुप when you cleavage the ether। ether का जब हम बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तब हाइड्रोजन को सॉरी हेलोजन को स्मॉलर ग्रुप के साथ जाना है। ठीक है, और एक बात हमें और भी पता है कि HI से जब हम क्लीवेज करते हैं तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी वाला लोड फ्लो होता है। अगर टर्शरी का कैटायन जनरेट होता है तो हमें पहले वहां से ब्रेक करना है, बाद में सेकेंडरी वाला और बाद में प्राइमरी वाला। चलो एक और एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। व्हेन CH2 डबल बॉन्ड CHO मींस अभी ईथर की बात कर रहे हैं, उसका रिएक्शन हमें करवाना है 1 मोल ऑफ HI के साथ। देखिए 1 मोल की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, तो सिंपली अभी अभी हमने देखा हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल। क्लियर। तो हम जब HI के साथ इसके रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडीन जो है वो अल्किन के साथ ज्वाइंट होगा और रिमेनिंग इथेनॉल मिलेगा। देखिए एक और फायदा ये है कि आयोडीन है वो अल्किन के साथ ज्वाइंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें देखो उसको रेजोनेंस भी मिलेगा, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के पास 3 लोन पेयर तो होते ही है। तो रेजोनेंस के हिसाब से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आयोडीन है वो अल्किन के साथ चला जाए, क्योंकि उसको रेजोनेंस मिल रहा है, उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर। चलो इन द रिएक्शन 2A इसके 2 मोल ऑफ कंपाउंड A हम ले रहे हैं, उसका Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हीटिंग करवाते हैं, ईथर मिलता है और सिल्वर हैलाइड मिलता है। सो व्हाट इज A इन दिस रिएक्शन, हमें क्या मिलता है, ईथर मिलता है। ईथर कब मिलेगा, ईथर कब मिलेगा, तो हमें पता है अल्काइल हैलाइड अगर होगा उसका रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करेंगे, ईथर मिलेगा, है ना। और हेलोजन है वो सिल्वर के साथ ज्वाइंट होके AgCl AgBr AgI उसके जो पीपीडीज है वो मिल जाएंगे हमें। तो ये सिंपल रिएक्शन है, इथर से इथर जनरेट करना है, अल्काइल हैलाइड तो चाहिए। क्लियर। सो ये रिएक्शन भी हमने दे दिया है, अल्काइल हैलाइड on reaction with silver oxide it gives ROR ether as well as AgX के precipitate हमको मिलेंगे। The molecule with maximum boiling point is, चलो boiling point का एक रीजन, boiling point जो डिपेंड करता है वो एक तो है सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सरफेस ज्यादा होगी boiling point कम होगे। सेकंड चीज उसकी ब्रांच पे असर करता है। अगर स्ट्रेट चेन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, फिर उसकी ब्रांच लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 मिथाइल पेंटेन लेते हैं, तो जब ब्रांचिंग आप बढ़ाते जाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। और थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगी, इंट्रामोलिकुलर की तो रहेगी नहीं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे हम एक्चुअली करते क्या है, तो जो मोलिक्यूल है उसको हम सेपरेट करते हैं। वो कब डिफिकल्ट सेपरेट होगा, जब उसका एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, तब वो सेपरेट होने में दिक्कत करेगा। इसका मतलब है कि जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बॉइल करने के लिए, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो ज्यादा देना पड़ेगा। बी ऑप्शन के हिसाब से हम एक ही बात बोलते हैं कि उसमें दो OH है, दो OH दैट मीन्स के दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगे, उसको वेपराइज करने के लिए उसको जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो सिंपली ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMgBr। क्या है ये PHMgBr? तो हम सिंपली बोल सकते हैं ना RMgX, ये सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमें रिएक्शन करवाना है ये तीन कंपाउंड्स के साथ। एक हमारे पास है बेंजोफिनोन, दूसरा जो है वो एसिटाल्डिहाइड है, जो तीसरा है वो एसीटोन है। चलो आल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में से एक चीज तो हमें पता है कि आल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी रहती है वो कीटोन के हिसाब से ज्यादा रहती है। आल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के हिसाब से ज्यादा रहती है। इसका मतलब आल्डिहाइड को हमें पहले रख देना है। अगर आपके पास आल्डिहाइड और कीटोन दोनों है तो आल्डिहाइड वाला को पहले रख देना है। अब बाकी बचे हमारे पास दो, एक फिनाइल वाले कीटोन और दूसरे है मिथाइल वाले कीटोन। तो आल्डिहाइड पहले आ गया, बाद में लिया हमने थर्ड वन। क्यों? क्योंकि उसमें तो डोनेटिंग इन्फ्लुएंस आता है, राइट। तो पीएच इज बेटर डोनेटिंग एजेंट देन दी मिथाइल, पीएच इज बेटर डोनेटिंग एजेंट देन दी मिथाइल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिथाइल के कंपैरिजन में फिनाइल की डोनेटिंग पावर ज्यादा रहेगी। अगर डोनेटिंग पावर ज्यादा रहेगी क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि मिथाइल के हिसाब से अगर हम कार्बोनाइल कार्बन क्या रहता है, कार्बोनाइल कार्बन जो रहता है पॉजिटिवली चार्ज रहता है। अगर हम उसको डोनेटिंग देंगे तो डोनेटिंग ग्रुप उसके साथ अटैच करेंगे तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी अगर कार्बोनाइल कार्बन में कम होगी, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके ऊपर इजीली अटैक कर पाएगा नहीं। अब हमने एक सेंटेंस क्या बोला, पीएच इज बेटर डोनेटिंग एजेंट देन द मिथाइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज में डिफरेंस रहेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी इजीली उतनी जल्दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके पास अटैक करेगा और इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन देगा। अब हमने तो बोल दिया है कि भाई पीएच है उसकी डोनेटिंग पावर मिथाइल के हिसाब से ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनाइल वाले कंपाउंड है, फिनाइल वाला ऑप्शन है, वो ग्रिग्नार्ड के साथ उतनी इजीली रिएक्शन देगा नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। हमें इसमें सिंपली क्या देखना है कि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। समझ गए? चलो नेक्स्ट में, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट मतलब क्या है, हमें H प्लस में क्या करना है, डालना है ना। सिंपली हमें क्या करना है, H प्लस डालना है। हमारे पास एक तो वाटर है, मिथेनॉल है, डाइमिथाइल ईथर है और फिनॉल है। सिंपली इसका ऑप्शन एक ही है कि हम फिनॉल को उतनी इजीली प्रोटोनेट कर पाएंगे नहीं, फिनॉल को उतनी इजीली प्रोटोनेट कर पाएंगे नहीं। बेस्ट उसका एक ही वर्ड में अगर आंसर देना है तो हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे? ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में रहेगा। उसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन और O का जो सिंगल बॉन्ड है वो एग्जैक्टली सिंगल नहीं है, वो क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड के हिसाब से वो बेंजीन रिंग और O, फिनॉल के केस में बेंजीन रिंग और O का जो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए वो एक्चुअली क्या हो गया, डबल बॉन्ड है। एग्जैक्टली डबल बॉन्ड भी नहीं है, मींस उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, लेकिन डबल बॉन्ड से तो
कम है, तो फिनोल के में OH को OH वाला में O के ऊपर प्रोटॉन डालना डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। Which of the following is most acidic? चलो अभी अभी हमने बात की कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। फिनोल के पास है, नहीं है। इथेनॉल, इथेनॉल तो एसिडिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास तो इथाइल ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। हमें क्या देखना है? विड्रॉइंग ग्रुप देखना है। पैरानाइट्रोफिनॉल, यस दैट इज एसिडिक। लेकिन सी वाला ऑप्शन क्या है? पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड में क्या रहता है? 3 नाइट्रो ग्रुप रहता है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो वाला फंक्शनलिटी रहेगी। तो वो क्या रहेगा? 3 नाइट्रो ग्रुप है ना, 3 दो विड्रोइंग इफेक्ट आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी वाला ऑप्शन है वो बेस्ट एसिडिटी शो करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या करना है? HBr के साथ रिएक्शन करना है और क्या करना है? OR बॉन्ड को ब्रेक करना है। सिंपली OR बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब OR बॉन्ड को ब्रेक करना है वो तो सही बात है, लेकिन फिनाइल के और बेंजीन रिंग के कार्बन और O को ब्रेक करेंगे या O और मिथाइल के कार्बन को ब्रेक करेंगे? अभी अभी हमने आपको बोला कि जो ऑक्सीजन है वो बेंजीन रिंग के साथ अपना लोड पे डोनेट करेगा, तो वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो क्या है? डबल बॉन्ड है। एग्जैक्टली डबल बॉन्ड भी नहीं है, इसलिए हमने क्या उसको बोला? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वो सिंगल के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन डबल से कम स्ट्रॉन्ग है। तो ऑक्सीजन और फिनाइल रिंग के कार्बन का डबल बॉन्ड का थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा और ऑक्सीजन और मिथाइल के कार्बन का उतना डबल बॉन्ड इफेक्ट रहेगा नहीं। तो ओ रिंग, सिंपल सी बात है ना कि ओ और मिथाइल का प्रोटॉन सॉरी बॉन्ड है वो इजीली आप ब्रेक कर पाओगे। तो वैसे भी हम समझ पाते हैं कि वो डबल बॉन्ड बता रहा है, ऑक्सीजन बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड दिखा रहा है, तो वो तो ब्रेक होगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? OCH3 को इजीली ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है यहाँ तक। अगर मैकेनिज्म को देखना चाहे तो वो क्या होगा? ये जो H प्लस है HBr का, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, प्रोटोनेशन होगा। ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो क्या करेगा? जो मिथाइल है वो उसको रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा? वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके, तो CH3 और Br माइनस कंबाइन होकर CH3Br बना देंगे और जो प्रोडक्ट आएगी वो फिनॉल और मिथेन ब्रोमाइड, और वी कैन से दैट मिथाइल ब्रोमाइड। चलो, हाउ मेनी किराल एटम प्रेजेंट इन 1 क्लोरो डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन? चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1 क्लोरो सॉरी 2 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हम साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए जो स्टार वाला जो कार्बन है साइक्लोहेक्सेन में, क्लोरीन वाला कार्बन और मिथाइल वाला कार्बन, उसकी ऑल 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय सम डिफरेंट एटम। वो जो कार्बन है वो किराल कार्बन रहेगा। तो सिंपली अगर हम स्ट्रक्चर सिंपली ड्रॉ कर देंगे तो भी हम बता पाएंगे कि उसके पास 2 किराल कार्बन है। चलो हमें ये पूछ लिया जाए कि इसका स्टीरियोआइसोमर कितना मिलेगा, तो हमारे पास वो फॉर्मूला है ना 2:n वाली। सो किराल कार्बन कितने? 2, उसके ऊपर 2 लगा दो, 2:2, तो ये हो गए 4। और इसका जो स्टीरियोआइसोमर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 4। उसमें से R S जो भी हो, लेकिन हमें 4 स्टीरियोआइसोमर मिलेंगे। चलो, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड? ए वाला एग्जांपल, ए वाला तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इस टाइप के एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE नीट में बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि क्लोरीन वाला कार्बन है उसको फर्स्ट बोल देंगे तो हम अपना आंसर इजीली लेके आएंगे। तो 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, क्यों? क्योंकि क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम लोएस्ट प्रायोरिटी वाले कार्बन पे अटैच करेंगे तो क्लोरीन वाला कार्बन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो एक बार फिर से याद दिलाऊं, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको इमीडिएटली आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? हमें क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म। हमें क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म, राइट। सो हमें क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है? ए क्या रहेगा? तो आपको याद रखना है कि जो क्लोराल हाइड्रेट है, क्लोरा का तो हमें पता है CCl3CHO, आइडियल फंक्शनल ग्रुप 3 क्लोरीन। तो क्लोराल का तो हमें पता है, हमें क्या चाहिए? क्लोराल हाइड्रेट। सो क्लोराल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा,
CCl3 ठीक है, लेकिन जो CHO हो उसके पास 2 OH हो जाएगा, उसका रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो क्लोरोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट और वाटर फॉर्म करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर, हाँ हम ये श्योरी नहीं देंगे एक कंसेप्ट जरूर आएगा, लेकिन एक कंसेप्ट जरूर आएगा। हम नहीं ऐसा नहीं बोलते कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक कंसेप्ट जो हमने आपको बताया वो जरूर आएंगे। थैंक यू ऑल।